नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी अंदर की बात के साथ मैं मनोज। उड़ीसा में बालासोर में शुक्रवार शाम हुए रेल हादसे में 280 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हादसे की भयावहता के साथ सबसे बड़ी चर्चा का विषय यह भी है कि 3 ट्रेन कैसे टकराई। देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। ओडिशा के बालासोर में हुआ हादसा जहां तक एक तरफ दिल दहला रहा है, तो वहीं इस दुर्घटना को लेकर लोगों के मन में सवाल भी कम नहीं है। शुक्रवार शाम जैसे ही यह रेल हादसा सामने आया तो पहले एक मालगाड़ी और एक एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर की खबर सामने आई थी, लेकिन जब सामने आया कि टक्कर 2 नहीं 3 ट्रेनों में हुई है तो यह लोगों के लिए चौंकाने वाली बात बन गई थी। 3 ट्रेनों में आपस में टक्कर कैसे हो सकती है? मृतकों के बढ़ते आंकड़ों के बीच यह सवाल तैरता रहा है कि आखिर 3 ट्रेन लड़ी तो लड़ी कैसे। आइए हम समझाते हैं कि हादसा कैसे हुआ। सबसे पहले बता दें कि यह हादसा बालासोर स्टेशन के नजदीक बहानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ है। हादसे के समय आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस 12,841 जो कि चेन्नई जा रही थी, बहानगा बाजार से 300 मीटर पहले डिरेल हुई। हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। इसके साथ ही कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की पीछे वाली बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। तभी इस ट्रेन पर तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस 12,864 ट्रैक पर पड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से बहुत तेजी से टकराई। अभी प्रशासन का जो मेन काम है, प्रायोरिटी है, वो बचाव का काम करना प्रायोरिटी है। तो इसी काम में सब लगे हुए हैं। हमारे बालेश्वर मेडिकल कॉलेज, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, भद्रक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, जाजपुर हॉस्पिटल, एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक, एम्स भुवनेश्वर और रास्ते में जितने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कटक, भुवनेश्वर और भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर जिले में सब हॉस्पिटल को रेडी करके रखा गया है। एडिक्वेट डॉक्टर्स हैं और एक्सीडेंट साइट को भी हम 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स टीम भेजे हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस में मरने वालों की संख्या अधिकतम हो सकती है और ऐसी बोगी में सवार लोगों की जानहानि अधिक होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। उड़ीसा में हुए रेल हादसे को लेकर रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। अब तक 280 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। शनिवार सुबह सामने आए ट्रेन के डिब्बे के मलबे में अभी भी कई शव फंसे हुए हैं। बचाव अभियान में सेना भी शामिल हो गई है, तो मृतकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने क्या की घोषणा, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। ओडिशा के बालासोर में बहनगा बाजार स्टेशन के पास हुआ हादसा दिल दहलाने वाला था। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर की खबर थी। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई है वह भयावह है। मौत की संख्या आधी रात को 120 में बदली और देखते देखते 207 से 280 तक पहुंच गई। अभी तक के सामने आए आंकड़े के अनुसार 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घटनास्थल का दौरा किया था। शुक्रवार को हुए रेल हादसे को लेकर सीएम नवीन पटनायक ने बड़ा ऐलान किया है। घोषणा के मुताबिक 3 जून को राज्य में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इसलिए पूरे राज्य में 3 जून का कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। ओडिशा के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने इसकी जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को पड़ोसी राज्य ओडिशा में हुए भीषण तिहरे रेल हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की है। उधर सीपीआई सांसद ने सरकार पर सिर्फ लग्जरी ट्रेनों पर ध्यान देने का आरोप लगाया है। सांसद बिनोय बिश्वम ने कहा कि आम लोगों को रेलगाड़ियां और पटरियों की उपेक्षा की जाती है। ओडिशा में मौत उसी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। विपक्ष आपका इस्तीफा मांग रहा है। सवाल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या की बात, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी हमारा पूरा फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। यह बहुत बड़ी घटना है। पूछे जाने पर कि क्या हादसे के पीछे कोई साजिश हो सकती है,
इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 280 लोगों की मौत हो चुकी है। मौके पर राहत कार्य अभी भी जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौके पर पहुंचे और तमाम अधिकारियों से हादसे का अपडेट लिया। ये पूछने पर कि विपक्ष आपका इस्तीफा मांग रहा है। इस सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये जिस तरह की घटना है उसमें मानवीय संवेदना बेहद अहम है। मैं यही कहूंगा कि सबसे पहला फोकस रेस्क्यू और रिलीफ पर है। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे। सारा फोकस उस चीज पे है। रेल मंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचने के बाद कहा कि हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो पूरे मामले की जांच करेगी। अभी पूरा फोकस रेस्क्यू पर है। जो लोग घायल हुए हैं उनके बेहतर इलाज के लिए टीम जुटी है। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी हादसे की जांच के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट GS। बात करें बिहार की राजनीति की तो बिहार को बचाना है तो नीतीश मुक्त बनाना होगा। जुम्मे में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ गरजे सम्राट चौधरी। और क्या कहा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जमुई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देश हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। देश ही नहीं दुनिया में भी आज प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व का डंका बज रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बिहार को बचाना है तो नीतीश मुक्त बिहार बनाना होगा। सीएम नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनका मेमोरी लॉस है। नीतीश की पार्टी का 2024 और 2025 में खाता नहीं खुलने वाला है। उन्होंने खुद याद नहीं कि ये मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री है। मुख्यमंत्री मेमोरी लॉस सीएम हो चुके हैं। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अपराधी दिन दहाड़े अपराधी वारदातों को अंजाम देकर भाग जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा और 2025 के चुनावों में राज्य में कमल खिलेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं बीजेपी की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री को लेकर किए सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनना केंद्रीय नेतृत्व का काम है। बीजेपी का मंडल अध्यक्ष भी नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री होगा। ब्यूरो रिपोर्ट GS। सरकारी कर्मचारी अब एडवांस सैलरी का भी लाभ उठा सकेंगे। देश में पहली बार यह सिस्टम लागू किया गया है जिसके तहत कर्मचारी वेतन आने से पहले ही पैसा निकाल सकते हैं। कौन सी है सरकार की यह योजना जिससे सरकारी कर्मचारियों को होगा लाभ, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। सरकारी कर्मचारी अब एडवांस सैलरी का लाभ उठा पाएंगे। देश में पहली बार ये सिस्टम लागू कर दिया गया है। सरकार ने एडवांस सैलरी को लेकर ऐलान कर दिया है। यह घोषणा राजस्थान सरकार की ओर से की गई है। अशोक गहलोत सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने और प्रमोशन के बाद ये महत्वपूर्ण फैसला किया है। नई व्यवस्था को 1 जून से लागू कर दिया गया है। राजस्थान नई व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। इससे पहले देश के किसी भी राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को एडवांस सैलरी का ऑफर नहीं दिया था। राज्य के कर्मचारी इस व्यवस्था के तहत अपनी सैलरी का आधा हिस्सा एडवांस ले सकेंगे। राजस्थान सरकार ने कहा है कि इसके तहत एक बार में 20,000 रुपए अधिकतम भुगतान किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को यह फायदा देने के लिए वित्त विभाग ने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के साथ डील की है और आने वाले समय में कुछ और बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के साथ डील की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव के जीत के लिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की राह पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस हिंदुत्व के मुद्दे पर ध्यान देगी। इसके तहत विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में क्या नक्की की गई है रणनीति, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में।
मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस हिंदुत्व के मुद्दे पर ध्यान देगी और इसके तहत विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा बनाए गए धार्मिक एवं उत्साह प्रकोष्ठ में 108 धार्मिक आयोजनों की ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा गया है। इस विभाग की अध्यक्षा ऋचा गोस्वामी का प्रदेश व्यापी दौरा भी होगा। कांग्रेस नेताओं को भरोसा है कि 32 साल के ऋचा गोस्वामी मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड बनेगी। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यालय में धार्मिक और त्योहार को बढ़ावा देने वाली शाखा की प्रमुख के रूप में ऋचा गोस्वामी कांग्रेस के हिंदुत्व आधारित अभियान को अंतिम रूप देने की तैयारी में जुटी है। कमलनाथ ने कांग्रेस के सत्ता में आने पर नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता और एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया है। रामायण के ऋचा गोस्वामी के सुंदरकांड के पाठ के बीच यह घोषणा की गई थी। यह साल 2023 के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत है, जहां कथावाचक ऋचा गोस्वामी कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट GS। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 घंटे के लिए जमानत दे दी है। 7 घंटे की जमानत पर रिहा हुए मनीष सिसोदिया अपने घर पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही उनकी पत्नी को तबीयत बिगड़ने के कारण अस्पताल जाना पड़ा। सिसोदिया की क्यों नहीं हुई बीमार पत्नी से मुलाकात, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कुछ घंटों के लिए जमानत पर बाहर आए। मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सुबह 10 बजे से 5 बजे तक 7 घंटे के लिए जमानत दे दी थी। सुबह 10 बजे सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर निकले और सीधे अपने आवास पहुंचे। हालांकि सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी को तबीयत बिगड़ने पर लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। सिसोदिया को कोर्ट ने बीमार पत्नी से मिलने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए सशर्त जमानत दे दी थी। जेल से रिहाई के बाद मनीष सिसोदिया सीधे दिल्ली के मथुरा रोड स्थित अपने आवास पहुंचे। मनीष सिसोदिया अपने घर पहुंच गए, लेकिन अपने बीमार पत्नी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। मनीष सिसोदिया के अपने घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। बाद अंदर की बात में स्वागत है। देखते हैं अगली रिपोर्ट। तो अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव से पहले ही अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का प्लानिंग किया जा रहा है, जिससे सीधी बात सामने आती है कि बीजेपी को आने वाले चुनाव में इसका लाभ मिले। कब रामलला की मूर्ति गर्भगृह में प्रस्थापित की जाएगी, कब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा आयोजन, कब प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा निमंत्रण, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का प्लान तैयार हो गया है, जिसकी वजह से बीजेपी को आने वाले चुनाव में उसका लाभ मिल पाए। सूत्रों का कहना है कि श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की गर्भगृह में प्रतिष्ठा दिसंबर या जनवरी में होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन विद्वानों के साथ तारीख को लेकर चर्चाएं चल रही है। ट्रस्ट के महासचिव राय ने ऐलान किया है कि श्री राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर और गर्भगृह का काम 15 दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को 15 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 के बीच कार्यक्रम की संभावित तारीख की जानकारी दी जाएगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी द्वारा बनाया गया निमंत्रण पत्र महंत नृत्य गोपाल दास के हस्ताक्षर से प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। पूरे देश में 7 दिनों तक श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा पर्व मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक रुख साफ नहीं किया। कांग्रेस के अध्यादेश पर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं दे रहे साथ, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली के अफसरों की पोस्टिंग और तबादले का अधिकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दे दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इसे पलट दिया।
केंद्र के इस अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। बहुत सारे नेताओं का समर्थन मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल की मुश्किल कम नहीं हुई है। दरअसल राज्यसभा में इस वक्त बीजेपी के बाद किसी पार्टी के पास सबसे ज्यादा संख्या है तो वे कांग्रेस है। ऐसे में बिना कांग्रेस के साथ मिले केजरीवाल ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। यही वजह है कि केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात का समय भी मांगा है। हालांकि हफ्ते भर से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक केजरीवाल को मिलने का समय नहीं दिया है। वहीं इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे दिल्ली और पंजाब के नेताओं से इस मुद्दे पर बैठक भी कर चुके हैं। बावजूद इसके कांग्रेस आलकमान के अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। द केरला स्टोरी से सुर्खियां बटोर रही एक्टर्स अदा शर्मा अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें हाल ही में शेयर की है। इन तस्वीरों में अदा के चेहरे पर बॉडी पार्ट्स पर चोट के निशान दिखाई रहे हैं। अदा ने इन तस्वीरों के साथ लिखा है कि कैसे इतने खराब मौसम में उनकी शूटिंग पूरी हुई। शूटिंग को लेकर कैसा रहा अदा का अनुभव, देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। द केरला स्टोरी से सुर्खियां बटोर रही एक्ट्रेस अदा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों में अदा के चेहरे और बॉडी पार्ट्स पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। अदा ने इन तस्वीरों के साथ लिखा है कि कैसे इतने खराब मौसम में उन्होंने अपनी शूटिंग पूरी की। अदा ने सोशल मीडिया पर लिखा, -16 डिग्री में 40 घंटे तक डिहाइड्रेट रहने का परिणाम मेरे ऐसे फटे फटे होठ हैं। जमीन पर गिरने के लिए गद्दे रखे हुए थे, लेकिन मैंने उसका यूज नहीं किया। इसकी वजह से घुटने और कोहनी छील गई। आखिर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मैंने मुट्ठी भर नारियल का तेल अपने बालों में लगाया हुआ है। इसके अलावा सेफ्टी पिन और टाइट चोटी बनाई हुई है। अदा का कहना है कि फिल्म के एक सीन में जब ISIS के लोग उसका पीछा करते हैं और वे थक कर जमीन पर गिर जाती है, उस सीन के लिए उन्होंने किसी गद्दे का इस्तेमाल नहीं किया था। शाहरुख खान की पठान के बाद ये 2023 की दूसरी फिल्म है जिसने 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट। पहलवानों के समर्थन में लगातार दूसरे दिन खाप महापंचायत हुई। इसके बाद खाप पंचायत के नेता राकेश टिकैत ने क्या दिया बयान, क्या किया ऐलान, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। पहलवान यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में लगातार दूसरे दिन कुरुक्षेत्र में खाप महापंचायत हुई। इससे पहले गुरुवार को भी यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी, लेकिन इसमें कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। शुक्रवार को महापंचायत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को 9 जून तक का समय देते हुए कहा कि बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी से कम पर समझौता नहीं होगा। किसी के साथ कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी बृजभूषण सिंह की होगी। हम 9 जून के बाद पहलवानों को वापस जंतर मंतर पर छोड़ कर आएंगे और देश भर में पंचायत करेंगे। दरअसल दोनों महापंचायतों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से खापों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने यह फैसला लिया है कि हम महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में ऐसे ही खाप पंचायत आयोजित करेंगे। शामली में 11 जून और हरिद्वार में 15 से 18 जून तक पंचायत होगी। उन्होंने दावा किया कि हमारी महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिलता है तो 9 जून से हम आंदोलन अपने हिसाब से चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बिजली बिल को फिलहाल देश में चुनाव जीतने के लिए एक बड़ा हथियार माना जा रहा है। मुफ्त बिजली या कुछ यूनिट तक बिजली बिल माफ जैसे वायदे मतदाताओं को आकर्षित कर रहे हैं। कर्नाटक में मिली सफलता के बाद गहलोत सरकार ने भी प्रेरणा ली। सीएम ने बुधवार रात 100 यूनिट तक के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है। क्या है बीजेपी की विचारधारा है? आपका व्यवहार दिख रहा है? अगर ऐसा है तो क्या होगा कांग्रेस का? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में पहले 100 यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त देने की घोषणा की है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अशोक गहलोत ने बिजली बिलों में राहत का दावा पेश किया है। गहलोत ने राजस्थान में 500 रुपए की रसोई गैस सिलेंडर योजना भी लागू की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद अब यह मजाक उड़ाया जा रहा है कि कांग्रेस विचारधारा में भाजपा का अनुसरण करती है और हिंदुत्व की बात करती है, जबकि व्यवहार में वह लोगों को मुफ्त देने में
आम आदमी पार्टी का अनुसरण करती है। इसे देखते हुए कांग्रेस की अपनी मौलिकता कहाँ है? कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 2000 रुपए मासिक सहायता समेत कई वादे कर जीत हासिल की है। इससे कांग्रेस को यह योजना कारगर लग रही है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस मुफ्त में लोगों को विज्ञापन देने का कार्ड खेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। गुजरात बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी राज्य में कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। पार्टी का महाजन संपर्क अभियान शुरू होते ही पार्टी मिशन के मूड में आ गई है। सीएम खुद प्रबुद्ध लोगों से मिल रहे हैं, तो वही पार्टी के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के दिनों में भी गति दे रही है। सभी मोर्चों के लिए एक साथ ही बैठक की। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है बीजेपी का एक्शन प्लान, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी जहां देश भर में महाजन संपर्क अभियान चला रही है, तो वही गुजरात इकाई भी मिशन मोड में आ गई है। गुजरात की सभी 26 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी 2024 के चुनाव में इस मूवमेंट को बरकरार रखना चाहती है। इसके लिए प्रदेश के प्रमुख सीआर पाटिल खुद हर लोकसभा के हिसाब से व्यू रचना कर रहे हैं। पार्टी को उम्मीद है कि वह पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व के अगुवाई में फिर से राज्य की सभी 26 लोकसभा सीट जीत लेगी। इसके लिए सीआर पाटिल लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो वही पार्टी के नेताओं ने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने के लिए 1 जून को गुजरात प्रदेश की सभी मोर्चों की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। थलतेज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में बड़ी संख्या में पदाधिकारी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राज्य में हुए कामों की जानकारी जनता को देने का निर्देश दिया गया। प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल इससे पहले राज्य के जिलों और शहरों संगठन की बैठक ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। अमेरिका में कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने पहले ही इनके बयान पर जमकर जुबानी हमला किया, लेकिन अब पूर्व सांसद के बयान पर बीएसपी प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया आई है। क्या कहा मायावती ने, देखते हैं अंदर की बात स्पेशल रिपोर्ट में। अमेरिका में कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने पहले ही उनके बयान पर जमकर जुबानी हमला किया है, लेकिन अब पूर्व सांसद के बयान पर बीएसपी प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया आई है। बसपा सुप्रीमो ने कहा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्वारा अमेरिकी दौरे में भारत के करोड़ों दलितों व मुस्लिम समाज की दयनीय दशा एवं उनके जान माल, मजहब की असुरक्षा आदि के बारे में दिया गया बयान ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके लिए केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य पार्टियों की रही सरकारें पूर्ण रूप से दोषित है। मायावती ने कहा, देश में यूपी सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी अथवा सपा की, बहुसंख्यक बहुजन समाज के गरीबों व वंचितों पर हर स्तर पर अन्याय, अत्याचार व शोषण आम बात है, जबकि यूपी में केवल